हाय, मैं सेल्स बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे हमें थोड़ा ओवरव्यू दीजिए। ये चैप्टर आपने 12th में भी सीखा है, कॉलेज लेवल पे भी, बड़ौदा के अंदर FY BCom के अंदर भी ये चैप्टर कवर होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स to make the changes in partnership. It can be either admission or retirement. Old partnership comes to an end and new partnership starts. It is called dissolution of partnership, not the dissolution of partnership form. So dissolution of partnership form means to wind up the partnership form permanently. Here we'll dispose of all the assets belonging to the firm and we'll pay the liabilities of the firm. Then we'll be making the payment of loan of the partners, and in the end we'll be making the payment to the partners capital. So let us start the entries. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम एसेट सेल करेंगे, उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे। इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस or dissolution expense. Okay, now first of all you have to distribute all the accumulated profits and losses among the partners in their profit loss sharing ratio. For example, there is general reserve, it will be distributed general reserve account debit to partners capital और current account. अगर पहले से ही current account है, मतलब पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आप जनरल रिजर्व उनके करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। सर न्यू या ओल्ड, इसमें एक ही रेशियो होगा, न्यू होगा ही नहीं, फॉर्म बंद हो जाएगी, इसके बाद कोई रेशियो ही नहीं होगा। ओके, सो ध्यान रहे हर एक अकाउंट क्लोज होगा तो ही फॉर्म बंद होगी। वी आर नॉट डिस्कसिंग लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वी आर डिस्कसिंग ओनली अकाउंटिंग एस्पेक्ट इन अकाउंट्स. Okay, then if there is reserve fund or for example P&L credit balance, liability side पे है तो P&L account debit to partners capital. Then if there is workman compensation fund, अब यहाँ पे workman compensation fund in real life it can be either reserve or it can be provision. Sir what is the difference? Reserve मतलब सपोज हम एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पे एक्सीडेंट कॉमन है, तो एक्सीडेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, जब अच्छा प्रॉफिट है हम कुछ पैसे साइड में रख देते हैं कि वर्कर्स का अगर कभी एक्सीडेंट हुआ, कॉम्पनसेशन देना पड़ा तो ये पैसे काम आएंगे। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं रखा है, ये रिजर्व है। लेकिन किसी इंडस्ट्री में इस तरह के एक्सीडेंट नहीं होते हैं या कंपनी की पॉलिसी है एक्सीडेंट हो, पैसे देने हो तो ही अमाउंट साइड में रखते हैं, तो वो प्रोविजन कहलाएगा। अगर ये रिजर्व है तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अगर ये प्रोविजन है तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग अप्रोच होता है। नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स दे आर फॉलोइंग इट एज अ रिजर्व. सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। फिर भी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो तो आपके कॉलेज का अप्रोच आप चेक करेंगे। मैंने आपको दोनों लॉजिक समझा दिए। ओके, द सेम लॉजिक इज विथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो सर कैसे होता है? कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो इवन इफ देर इज नो डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स दे विल कीप द अमाउंट असाइड फॉर फ्यूचर, इट्स अ रिजर्व. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, उसके बाद हम इतना अमाउंट साइड में रखते हैं, आई विल कॉल इट प्रोविजन, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्रोविजन है। रिजर्व है तो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोविजन है तो ये आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मैं गुजरात की अगर बात करूं तो 5-6 साल पहले जो बुक होता था उसमें
वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दे वर ट्रीटेड एज अ प्रोविजन। लेकिन लास्ट 5 साल से जो बुक चल रहा है, 5-6 साल से, उसमें उसको रिजर्व ट्रीट किया गया है। आई होप माई अप्रोच इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम फॉर्म बंद कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, वी कॉल इट रियलाइजेशन अकाउंट। काफी बुक में डिफरेंस सिखाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ऑल द एसेट्स दे विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, टू गुडविल, whether it is a tangible asset or intangible. The account is to be closed, whether it is a fixed asset or current asset, it is to be closed. Even stock transfer होगा डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पे। सर ग्रॉस वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल 80,000 लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व 4,000, आउटर कॉलम 76,000। तो आप डेटर्स का अकाउंट क्लोज करोगे 80,000, बाद में बैड डेब्ट्स रिजर्व भी क्लोज करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस अमाउंट। कैश विल बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ, नहीं ये सेलर कन्वर्जन नहीं है, हम डिसोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आजकल मैं क्लास में सेलर कन्वर्जन पढ़ा रहा हूं, तो माइंड में एक सेकंड के लिए वो थॉट आ गया। सो विल ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, कैश इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, वो कैश अकाउंट में ही रखेंगे। सर सेलर कन्वर्जन का डिस्कशन चालू किया, यस 90% डिसोल्यूशन ही सेलर कन्वर्जन में आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में सेलर कन्वर्जन का भी कंसेप्ट मेरे यहाँ सीख लेंगे। अभी पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया, देन विल ट्रांसफर द लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। Same bad debts reserve has a credit balance. Bad debts reserve account debit to realization account. It is a provision. It is to be closed with the help of realization. Reserves will be closed with the help of partners capital or current account. गलती से किसी ने अगर इधर रिजर्व लिख दिए तो भी फाइनल पेमेंट सेम आएगी, लेकिन टेक्निकली इट इज रॉन्ग। ओके, Now again I repeat the steps. सबसे पहले accumulated profits losses distribute कर दीजिए, assets को realization में ट्रांसफर कीजिए, liabilities को realization में ट्रांसफर करेंगे। Now we'll sell the assets. अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रहे प्रॉफिट लॉस आपको नहीं लिखना है, ऑटोमेटिक आएगा। सर ये वाली कैसे? सिंपल, यहाँ पे बुक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की बुक वैल्यू 4 लाख है, तो पहले तो आपने बिल्डिंग इधर ट्रांसफर की, सेल की 5 लाख में, कैश टू रियलाइजेशन 5 लाख, इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख, ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ गया। सर लॉस होता तो सपोज 350 में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 350, ऑटोमेटिक डिफरेंस 50,000 लॉस भी आ जाएगा। आपको प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है। इफ यू रिकॉल 12th में आपको सिखाया गया था फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है, हम मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एग्रीड वैल्यू, सेल वैल्यू बोलो। देन विल पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर फर्म के बेहाफ पे कोई पार्टनर पे करे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन कई बार क्वेश्चन में देंगे कि रेम्यूनरेशन फॉर द डिसोल्यूशन वाज टू बी पेड टू मिस्टर ए 20,000, एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹15,000। तो फर्म का एक्सपेंस 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट 20,000। बाद में जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ वो ए का एक्सपेंस है, फर्म का नहीं। सर ऐसा क्यों? एक सिंपल बात समझा दूं। सपोज आप किसी रियल एस्टेट ब्रोकर को
आपका मकान सेल करने के लिए दे रहे हैं, आपने डिसाइड किया आपका ह्यूज कोई बिल्डिंग है, 5 लाख आप उसको रेम्यूनरेशन देने वाले हैं, वो आपका बिल्डिंग सेल कर देगा। अब सेल करने के लिए वो न्यूज़पेपर में ऐड डालता है, तो जो एक्सपेंस कर रहा है वो उसका एक्सपेंस है, आपका नहीं। आप तो 5 लाख दे ही रहे हो ना, यहाँ पे भी लॉजिक वही है। रेम्यूनरेशन आपने 20,000 देना डिसाइड किया, फिर एक्चुअल एक्सपेंस जो भी हुआ वो ए का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, बुक्स में नो एंट्री। लेकिन ए अगर फर्म से लेके वो पे करे तो ये ए की एक टाइप की ड्राइंग कहलाएगी, एंट्री होगी एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं है, ये उसकी ड्राइंग है। सर बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो गया, गुड। अब लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्चुअल पेमेंट, प्रॉफिट लॉस आपको नहीं सोचना है, ऑटोमेटिक आएगा। इधर लायबिलिटी की बुक वैल्यू आएगी, इधर एक्चुअल पेमेंट आएगी, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। सर प्रॉफिट तो पता है कम पेमेंट करते हैं, लॉस अनरिकॉर्डेड परचेज हो, क्रेडिटर्स ऑन पेपर 1 लाख है, एक्चुअल पेमेंट 110 की हो गई तो ऑटोमेटिक लॉस भी आ जाएगा। अब पार्टनर्स का लोन हो तो वो इधर ट्रांसफर नहीं किया था, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, उसमें भी अगर एक्सेस पेमेंट हो, मे बी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह हो, तो डिफरेंस रियलाइजेशन में डेबिट करना। पार्टनर का लोन, पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन हो, पार्टनर की वाइफ का लोन हो, उसके किसी पेरेंट का रिलेटिव का लोन हो, दे विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इधर से ही पेमेंट करेंगे। मिसेस ए का लोन, सपोज मिस्टर ए पे कर रहे हैं, तो पहले तो आप लायबिलिटी इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। फर्म की लायबिलिटी मिसेस ए के बदले मिस्टर ए की तरफ हो गई, फर्म को कोई गेन नहीं हुआ है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर हो तो एवरीथिंग इज इजी। पार्टनर का लोन पे कर दिया, अब रियलाइजेशन का डिफरेंस, इट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ realization of assets or because of winding up of the organization। वो डिफरेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल, अच्छा अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का डिफरेंस कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, फिर कैपिटल का डिफरेंस पे कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट भी एग्जैक्टली क्लोज हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, सभी अकाउंट्स क्लोज हो गए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म क्लोज हो गई, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए और फॉर्म वाइंड अप हो गई। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल कर लीजिए, आराम से सब समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।